कभी सोचा है कि ये सहनशीलता जिसे हम इतना बड़ा गुण मानते हैं शायद हमारे स्वभाव में है ही नहीं। मतलब इतिहास को खुरेदे तो कहानी कुछ और ही लगती है। हाँ। आज हम मानव स्वभाव और सहिष्णुता के इसी थोड़े उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम इंसान साथ क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं और इसमें सहिष्णुता का रोल क्या है। असल में हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है मानव स्वभाव, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय नाम के काफी सोचने पर मजबूर करने वाले लेख के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं सहिष्णुता के बारे में, समाज के बने रहने के लिए जरूरी क्यों है, और सबसे अहम बात शायद कि भाई व्यक्तिगत लेवल पर और ग्रुप लेवल पर इसका सही बैलेंस क्या है। हाँ, ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी लगती है। तो फिर चलें इसी विचार को खोलते हैं। अगर सहन करना हमारी फितरत नहीं तो फिर ये समाज, ये दुनिया टिकी कैसे है। लेख की पहली बाती सच कहूं तो थोड़ी चौंकाती है। वो कहता है कि हम इंसानों का, होमोसेपियंस का इतिहास वो झगड़ों और असहिष्णुता से भरा पड़ा है। ये कोई आज की बात नहीं है, तो हमारे विकास का हिस्सा सा रहा है। हाँ, ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है और लेख इसके लिए कई ऐतिहासिक और मानव विज्ञान के सबूत सामने रखता है। जैसे एक उदाहरण वो देता है कि करीब 40,000 साल पहले जब होमोसेपियंस यूरोप पहुंचे, उसके बाद निएंडरथल मानव धीरे धीरे खत्म हो गए। अच्छा। लेख का इशारा है कि ये सिर्फ नेचुरल बदलाव नहीं था, हो सकता है ये संसाधनों के लिए जो संघर्ष बड़ा टकराव हुआ उसका भी नतीजा हो। हाँ। फिर वो केन्या में एक जगह है नटारुक, उसका जिक्र करता है। वहां करीब 10,000 साल पुराने कंकाल मिले हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उन पर चोटों के निशान हैं, हिंसक मौत के। तो ये दिखाता है कि पुराने जमाने में भी ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाइयां होती थीं। और देखिए, जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, असहिष्णुता ने और भी ऑर्गेनाइज्ड रूप ले लिया। जैसे कि लेख में जैसे दास प्रथा है, जाति व्यवस्था है, मजहब के नाम पर लड़ाइयां, फिर वो उपनिवेशवाद, ये सब क्या दिखाता है? यही कि कैसे एक ग्रुप ने दूसरे पर ताकत दिखाई, उन्हें दबाया। और ये सिर्फ पुराने वक्त की बात नहीं है। लेख आज की समस्याओं को भी जोड़ता है, जैसे कि जातीय नरसंहार जो हुए हैं या सांप्रदायिक हिंसा। और दो शब्द वो इस्तेमाल करता है, भौम भाव प्रवणता, मतलब अपनी जमीन या इलाके के लिए एक तरह का अंधा मोह, और सामाजिक भाव प्रवणता, यानी अपने ग्रुप के लिए तरफदारी और दूसरों से नफरत। अच्छा, तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ लग रही है कि सहिष्णुता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस मिल गई है विरासत में। बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा गुण है जिसे सीखना पड़ता है, अपनी संस्कृति से, अपनी तालीम से, अपनी फिलॉसफी से इसे डेवलप करना पड़ता है। ये कमाई हुई चीज है, कुदरती नहीं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ, है ना। मतलब इतनी असहिष्णुता का इतिहास है, फिर भी हम इंसान साथ रहते तो हैं, ग्रुप्स में, समाज में। तो लेख इस विरोधाभास पर भी कुछ कहता होगा। हाँ, बिल्कुल कहता है। और लेख के हिसाब से इसकी वजह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान अकेले अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना, कपड़ा, घर, सेफ्टी, यहाँ तक के नॉलेज और स्किल्स भी, इन सब के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। यही जो आपसी निर्भरता है, यही समाज की बुनियाद है। लेख एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि समाज शब्द का मतलब ही है साथ साथ चलना। अच्छा, साथ साथ चलना, दिलचस्प है। हाँ, तो साथ रहना जिसे हम सह अस्तित्व कहते हैं, वो हमारी, आप कह लीजिए, मजबूरी भी है और जरूरत भी। अकेले तो गुजारा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ एक टेंशन सी दिखती है। एक तरफ, जैसा लेख के सबूत बताते हैं, हमारा इतिहास और शायद हमारी फितरत हमें कम सहनशील बनाती है। दूसरी तरफ, जिंदा रहने की जरूरत हमें मजबूर करती है कि साथ रहो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो। तो क्या सहिष्णुता एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है जरूरत के मारे? हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। ये जो सहअस्तित्व की जरूरत है ना, यही सहिष्णुता को एक जरूरी सामाजिक नियम बना देती है। फिर ये कोई चॉइस नहीं रह जाती, बल्कि समाज को चलाने के लिए एक शर्त बन जाती है। ठीक है, ये बात समझ आई कि समाज के लिए सहिष्णुता जरूरी है, पर क्या इसे बस लोगों की आपसी समझदारी या उनकी निजी अच्छाई पर छोड़ा जा सकता है? क्या वो काफी है समाज को स्टेबल रखने के लिए? लेख इस सवाल का जवाब साफ नहीं में देता है। उसका तर्क है कि अगर सहिष्णुता सिर्फ किसी की मर्जी या भावना पर टिकी रहेगी तो समाज में स्थिरता नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाएं बदलती हैं, उनके अपने फायदे नुकसान होते हैं, वो बदलते रहते हैं। इसीलिए सहिष्णुता को नियम में बांधना, उसे एक संस्थागत रूप देना बहुत जरूरी है।
और लेख इसके लिए कई लेवल्स की बात करता है। अच्छा, क्या लेवल्स हैं वो? पहला तो है सामाजिक नियम। हर समाज में कुछ कहे अनकहे कायदे होते हैं कि भाई कैसे साथ रहना है, भले ही हमारे विचार अलग हों, लाइफस्टाइल अलग हो। ये एक तरह का सोशल एग्रीमेंट है कि शांति बनाए रखेंगे। ठीक। दूसरा है नैतिक नियम। इसका बेसिस वो सिद्धांत है कि मेरा हक वहीं तक जहां से दूसरे की आजादी पर आंच न आए। लेख इसे यम नियम आधारित सहिष्णुता कहता है। यम नियम, ये योग वाले। हाँ, ये भारतीय दर्शन और योग परंपरा के नैतिक सिद्धांत है, जैसे अहिंसा, सत्य, दूसरों का सम्मान, खुद पर कंट्रोल। ये पर्सनल जिम्मेदारी और डिसिप्लिन की बात है। तीसरा और बहुत जरूरी, कानूनी नियम। जाति, धर्म, लिंग, किसी भी बेस पर भेदभाव या असहिष्णुता को रोकने के लिए कड़े कानून होने ही चाहिए। कानून ये तय करता है कि अगर आप असहिष्णु व्यवहार करेंगे तो उसके नतीजे होंगे और जो पीड़ित हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल सही। चौथा है शैक्षिक नियम। यहाँ एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा है। लेख कहता है कि शिक्षा का काम है डायवर्सिटी को, विविधता को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक कीमती चीज की तरह दिखाना, बच्चों को सिखाना। हाँ, बच्चों को बचपन से ही अलग अलग विचारों, कल्चर्स की इज्जत करना सिखाना ताकि वो टॉलरेंट नागरिक बने। और पांचवा लेवल जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वो है आर्थिक सामाजिक संरचना। लेख इस पर जोर देता है कि समाज में जो संसाधन हैं उनका बंटवारा न्यायपूर्ण हो। अच्छा, इसका सहिष्णुता से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अन्याय और असमानता होती है तो उससे अक्सर गुस्सा, असहिष्णुता और झगड़े पैदा होते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए शांति और सह अस्तित्व चाहते हैं तो सामाजिक और आर्थिक न्याय बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि सहिष्णुता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये तो समाज को सही से चलाने के लिए नियमों, अनुशासन और पूरे सिस्टम का एक जाल है। इसे हर लेवल पर सोशल, मॉरल, लीगल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक मजबूत करना होगा। बिल्कुल। ये सब समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सहिष्णुता का मतलब हर सिचुएशन में एक ही होता है? मतलब जैसा मैं निजी तौर पर बर्ताव करती हूँ, क्या वैसा ही रवैया मुझे सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी रखना चाहिए? लेख इस पर एक बहुत ही बारीक और जरूरी बात कहता है, जिसे वो द्वैध नियम कहता है। ये क्या है? हाँ, ये शायद लेख का सबसे अहम पॉइंट है और आज के दौर में इसे समझना बहुत ही जरूरी है। लेख सहिष्णुता को एक सिक्के के दो पहलू की तरह देखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सहिष्णुता का जो रूप होना चाहिए वो आपकी कलेक्टिव लाइफ यानी सामाजिक जीवन की सहिष्णुता से अलग है। अलग है? कैसे? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में लेख कहता है कि इंसान को यम नियमों पर चलते हुए साधुता अपनानी चाहिए। अब साधुता का मतलब यहाँ कोई गेरुआ कपड़ा पहनना नहीं है। हाँ, समझ रही हूँ। इसका मतलब है नैतिक आचरण, सिंप्लिसिटी और तेजस्विता, मतलब एक तरह की नैतिक ताकत। अपने पर्सनल रिश्तों में, रोज के व्यवहार में हमें दूसरों के लिए उदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। भले ही उनकी कोई बात या आदत हमें पसंद ना आए या हमें कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए, मतलब अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर दूसरों को जगह देना। ठीक है, पर्सनल लेवल पे। लेकिन सामूहिक जीवन में यहाँ नियम एकदम पलट जाता है। लेख का तर्क है कि जब बात पूरे समाज पर या किसी कम्युनिटी पर या किसी ग्रुप पर हो रहे अन्याय, शोषण या जुल्म की हो तो उसे चुपचाप सहना वो सहिष्णुता नहीं, वो कायरता है। अच्छा। ऐसी सिचुएशन में उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड होकर, संगठित होकर उसका प्रतिकार करना चाहिए, मतलब उसका विरोध, उसका मुकाबला। यहां सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं है कि अन्याय को देखकर आंखें बंद कर लें या उसे मान लें, बिल्कुल नहीं। ये जो बैलेंस है, पर्सनल लेवल पर नरमी और ग्रुप लेवल पर विरोध, ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों नहीं हम हर जगह एक ही जैसा रवैया रख सकते? लेख के हिसाब से ये बैलेंस समाज की सेहत के लिए, समझिए, ऑक्सीजन जैसा है। अच्छा। अगर ये बिगड़ जाए तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दो तरह के खतरे हैं। क्या खतरे? पहला, सोचिए अगर लोग पर्सनल लाइफ में इंटॉलरेंट हो जाएं, हर छोटी बात पर झगड़ें, एक दूसरे की जरा सी अलग बात बर्दाश्त ना करें, तो क्या होगा? समाज में तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, हिंसा, झगड़े, अस्थिरता, रोज की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा खतरा जो उतना ही बड़ा है, अगर ग्रुप लेवल पर जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसे लोग ये सोचकर चुपचाप सहते रहें कि भाई हमें तो सहिष्णु होना चाहिए, तो क्या होगा? तो समाज कमजोर हो जाएगा, अन्याय बढ़ता जाएगा। हाँ, समाज धीरे धीरे गुलामी की तरफ, डर के माहौल की तरफ, पतन की तरफ चला जाएगा। अन्याय करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी और जो सह रहे हैं उनकी हालत और खराब होगी। विरोध करने का जज्बा ही खत्म हो जाएगा। समझ गई।
तो जैसा लेख के सब टाइटल में है वही निचोड़ है। व्यक्तिगत जीवन में साधुता और सामूहिक जीवन में प्रतिकार ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है। मतलब निजी तौर पर नेक और सहनशील बनो, लेकिन जब समाज पर, ग्रुप पर मुसीबत आए तो मिलकर उसका सामना करो। ये पर्सनल मोरालिटी और कलेक्टिव जस्टिस के लिए लड़ाई को एक साथ लाने की बात है। बहुत पावरफुल विचार है ये। तो आज इस लेख के जरिए हमने मानव स्वभाव और सहिष्णुता के बारे में कुछ काफ़ी अहम बातें समझी। पहली बात तो ये कि हमारा इतिहास दिखाता है कि सहनशीलता शायद हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। असहिष्णुता के उदाहरण ज़्यादा हैं। हाँ, दुखद है पर शायद सच है। दूसरी बात, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी एक दूसरे पर निर्भरता, वो हमें साथ रहने और कुछ हद तक एक दूसरे को झेलने पर मजबूर करती है। इसी से सहिष्णुता एक सामाजिक ज़रूरत बन जाती है। बिल्कुल। तीसरी बात, इस ज़रूरत को सिर्फ लोगों की अच्छाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते। समाज को स्टेबल रखने के लिए सहिष्णुता को बाकायदा नियमों में, सामाजिक, नैतिक, कानूनी, शैक्षिक और यहाँ तक कि आर्थिक ढांचे में मजबूत करना पड़ता है। और शायद सबसे जरूरी सीख वो सहिष्णुता का द्वैध नियम, ये समझना कि पर्सनल लाइफ में उदारता, नैतिकता, सहनशीलता यानी साधुता रखनी है, लेकिन जब समाज या समूह पर अन्याय हो तो उसे सहना नहीं है, बल्कि एकजुट होकर उसका विरोध करना है, प्रतिकार करना है। लेख का निचोड़ यही है कि व्यक्तिगत साधुता और सामूहिक प्रतिकार का यही जो बैलेंस है, वही एक सेहतमंद, न्याय पर टिके हुए और मजबूत समाज की नींव है। अब आज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां अक्सर पर्सनल राइट्स और कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच या अलग अलग ग्रुप्स की जरूरतों के बीच तनाव दिखता है, इस नाजुक बैलेंस को कैसे समझा जाए और असल जिंदगी में इसे कैसे साधा जाए, ये गहरा सवाल है जिस पे शायद हम सबको अपने अपने लेवल पर सोचने की जरूरत है।